गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने कूलाम्स का लॉ पढ़ा कि कूलाम्स लॉ क्या होता है, आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर जनरली हम एक सामान्य शब्दों में इसे डिफाइन करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो अगर हम ये कहें किसी भी चार्ज के सराउंडिंग, किसी भी चार्ज के सराउंडिंग, यानी अगर ये कोई चार्ज है तो इसके सराउंडिंग वो एरिया जहां पर इस चार्ज को रियलाइज कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, इस फील्ड को, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। यानी किसी चार्ज के आसपास का वो एरिया जहां पर उस चार्ज को रियलाइज कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे कह देंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, ई से डिफाइन करते हैं। ई बराबर F अपॉन Q। अगर हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन करें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, किसी एकांक आवेश को अगर इसे हम 1 कूलाम कर दें, Q बराबर 1 कूलाम कर दें, तो किसी एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से डिफाइन करते हैं। इसे काहे से डिफाइन करते हैं, E से डिफाइन करते हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, कैसी राशि है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक सदिश राशि है। अगर इसकी हम यूनिट लिखें तो यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलाम। अगर इसकी डायमेंशन निकालते हैं तो mLt-2, और कूलाम के लिए क्या लिखते हैं, 80, कूलाम के लिए 80, तो इसकी यूनिट हो जाएगी mLt-3A-1। ये इसके यूनिट हो जाएगी। तो ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक यूनिट और डायमेंशंस बहुत पूछी जाती है कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट न्यूटन पर कूलाम हो गई। डायमेंशंस पूछी जाती है तो डायमेंशंस mLt-3A-1 हो गई। ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक पूछा जाता है किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी पॉइंट चार्ज के कारण, अगर हम बात करें किसी पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो क्या होता है। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पॉइंट चार्ज, ये कौन सा चार्ज है, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, पॉइंट चार्ज। अगर किसी पॉइंट चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कह दिया जाए, किसके कारण कह दिया जाए, किसी पॉइंट चार्ज के लिए कह दिया जाए कि पॉइंट के चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ये एक पॉइंट मान लेते हैं A, जिस पर चार्ज है +Q। यहां पर एक पॉइंट चार्ज है Q0। इसे हम लोग एक्सपेरिमेंटल चार्ज बोलते हैं। इसे एक्सपेरिमेंटल चार्ज या परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज या एक्सपेरिमेंटल चार्ज, वो एक ही चीज है। इसके बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं R है, ठीक। Q और Q0, ये जो आप देख रहे हैं परीक्षण आवेश, पॉइंट को B कह दिया, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। अब यहां से अगर कूलाम्स लॉ लगा दें, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, कूलाम के अनुसार क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0। अगर डाइलेक्ट्रिक में लिखा हुआ तो कल बताया था K इस्तेमाल हो जाएगा, Q0/R²। ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4πε0K Q0/R²। अब यहां से अगर हम कह देंगे E निकालते हैं, E इज इक्वल टू, सेंस E इज इक्वल टू F/Q। अभी आपको बताया कि E इज इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E इज इक्वल टू F/Q। F की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली, 1/4πε0Q Q0/R²। यहाँ पर Q0 कर देते हैं, टेस्ट एक्सपेरिमेंटल चार्ज ले रहे हैं क्योंकि, तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0K Q0
अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट। ये क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये वाला क्यू नॉट है ये कैंसिल हो जाएगा। तो ई बराबर क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब बात करें अगर वैद्युत द्विध्रुव की, एक हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का बहुत यूज़ किया जाता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। आपके यूपी बोर्ड के सिलेबस में डेरिवेशन भी आते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की अच्छी स्थिति में, निरक्षी स्थिति में, किसी भी बिंदु पर, बहुत से डेरिवेशंस इसमें आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डाइपोल को समझते हैं, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट किसे कहते हैं ये समझते हैं। इसके बाद हम उससे रिलेटेड डेरिवेशंस को पढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले डाइपोल समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब दो बराबर व विपरीत आवेश, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, जैसे एक हमने प्लस क्यू चार्ज ले लिया और एक माइनस क्यू चार्ज ले लिया, जब दो बराबर यानी मैग्नीट्यूड में बराबर होने चाहिए, मैग्नीट्यूड में बराबर होने चाहिए, लेकिन साइन में कैसे होने चाहिए, साइन में अपोजिट होने चाहिए। मैग्नीट्यूड में बराबर, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों क्यू देख रहे हैं, Q1 Q2 नहीं लिखा यहां पर, ये क्यू है। जब दो अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस एक दूसरे से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये इसके बीच की डिस्टेंस, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम लोग 2L लेते हैं। कितनी लेते हैं, 2L। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसके बीच की डिस्टेंस को, ये कैलकुलेशन डेरिवेशन बहुत इजीली फॉर्म हो जाए, इसीलिए इसके बीच की डिस्टेंस को 12 सब्स्टिट्यूट करते हैं, मानते हैं। तो ये जो सिस्टम बनाया आपने क्या कहा कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे सिस्टम को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कह देते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव, इसके बाद मैंने कहा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर हम इसके आघूर्ण की बात करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, आघूर्ण की बात करें कि आघूर्ण क्या होता है, तो कोई भी एक आवेश, क्योंकि मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो आप चाहे ये वाला ले लीजिए चाहे ये वाला चार्ज लीजिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड में इक्वल है, साइन से हमें लेना देना नहीं है यहाँ पर। तो अगर हम कोई भी एक आवेश ले लें और इसकी बीच की डिस्टेंस कितनी हमने सब्स्टिट्यूट की है, 2L, तो इसे क्या कहेंगे, डाइपोल मूवमेंट कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से फार्मूला क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, यानी P इज इक्वल टू 2QL। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, कूलाम। चार्ज के लिए क्या लिखते हैं, कूलाम लिखते हैं, और लेंथ के लिए क्या लिखते हैं, मीटर लिखते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम मीटर। ये इसके यूनिट हो गई। क्लियर हो गया होगा सभी को। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बाद सबसे ज्यादा डेरिवेशंस पूछे जाते हैं इसमें कि वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता अच्छी स्थिति में, निरक्षी स्थिति में। वैद्युत द्विध्रुव बोर्ड एग्जाम में, आपके यूपी बोर्ड के सिलेबस में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस पूछे जाते हैं कि आप डाइपोल से रिलेटेड जो डेरिवेशंस हैं कि उसे एक्सिस पे कैसे प्रूव करते हैं, वर्टिकली कैसे प्रूव करते हैं। तो एक सबसे पहला जो डेरिवेशन आता है इसमें, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण आपको निकालना है। तो उसमें दो केस हैं। पहला केस जो आपका आता है वो अच्छी स्थिति, यानी ऑन द एक्सिस आपको कैलकुलेट करना है।
एक्सिस पे आपको कैलकुलेट करना है कि एक्सिस पर कितना होगा। अगर हम एक्सिस की बात करें कि एक्सिस पर कितना होगा, तो सबसे पहले इसको समझते हैं कैसे करते हैं इसको प्रूव में। सबसे पहले डाइपोल बनाते हैं। डाइपोल कैसे बताया कि आपको माइनस क्यू चार्ज लेंगे, प्लस क्यू चार्ज लेंगे, एक दूसरे से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर इनको कैलकुलेट कर देते हैं। ये पॉइंट ए कह देते हैं, ये पॉइंट बी कह देते हैं, ये इसका मिड पॉइंट है ओ। बीच की डिस्टेंस को हमने क्या माना था, 2l माना था, तो ये l हो जाएगा और ये l और टोटल डिस्टेंस 2l हो गई। कहीं एक पॉइंट ले लेते हैं P, ये पॉइंट P ले लिया और कह दिया गया कि इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, आपको निकालना है। ठीक, तो ये तो हमारा फिगर क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं, अगर हम कहें प्लस क्यू चार्ज के कारण, मैंने क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में, आपको बताया गया कि प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आउटसाइड होती है, बाहर की ओर होती है। ठीक है, और माइनस क्यू चार्ज के कारण आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो किधर की ओर होगी, इनसाइड होगी, अंदर की ओर होगी। तो इसको E1 कह देते हैं और इसको E2 कह देते हैं। कैसी क्वांटिटीज हैं ये, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। जो दो वेक्टर एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, E1 माइनस E2 हो जाएगा। जब चलिए अब इसके आगे लिखते हैं। अब ये फिगर हो गया। इस डिस्टेंस को, जो यहाँ से डिस्टेंस है P पॉइंट की डिस्टेंस, वो R लेते हैं। अब जब B से हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे तो B से क्या हो जाएगा, इस L को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इस L को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, R माइनस L हो जाएगा। और जब इस पॉइंट से कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, R प्लस L। ठीक है, जब B पॉइंट से हम लोग प्लस क्यू चार्ज के कारण देखेंगे तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R, यानी इस डिस्टेंस ये हो जाएगी R माइनस L। और जब यहां से लेंगे A पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो R प्लस L हो जाएगी, ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक, ये तो हमारा डायग्राम क्लियर हो गया। अब इसको प्रूव करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू E1, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन, डिस्टेंस कितनी है, BP, यानी हम लिख देते हैं यहाँ पर BP और डिस्टेंस में क्या होता था, स्क्वायर। ठीक है, BP लिख दिया है। तो अब E1 बराबर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो आपने प्लस क्यू चार्ज के कारण निकाल लिया। अब हम निकाल देते हैं माइनस क्यू चार्ज के कारण। माइनस क्यू चार्ज के कारण लिख लेते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन, और डिस्टेंस कितनी हो गई, AP का स्क्वायर। ये डिस्टेंस आप देख रहे हैं A एंड देन ये P, डिस्टेंस कितनी है, R प्लस L। अब डिस्टेंस यहाँ पर कितनी लिखेंगे, R प्लस L। तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए रिजल्टेंट निकालना है। तो E यानी हमें परिणामी तीव्रता चाहिए। परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे, E बराबर E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 क्यों बताया था आपको, अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो E बराबर वैल्यूज पुट कर देंगे E1 और E2 की, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस K Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। अब क्या करेंगे, देख लेंगे एक बार इसको। अब इसके क्या रिजल्टेंट, इसको सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम देख रहे हैं कि आपको कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, हमें कॉमन मिल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कॉमन है और ऊपर से Q कॉमन मिल गया।
ब्रैकेट में क्या बच गया, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर बच गया और माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL और माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। चेक, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, जो प्लस के थे वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के थे वो प्लस के हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब Q बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंस इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको लिख सकते हैं 2QL इंटू आर। 2 2 जा 4 था, उसको ब्रेक कर दिया, 2QL अपॉन ये हो गया। अब चूंकि सिंस 2QL, अभी हमने बताया था 2QL किसके बराबर होता है, डाइपोल मोमेंट के बराबर यानी P के बराबर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूंकि मैंने कहा एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर होते हैं, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पर होते हैं, यानी R इज मोर ग्रेटर देन L, R इज मोर ग्रेटर देन L, देन R स्क्वायर सो मोर ग्रेटर देन L स्क्वायर। नाउ L स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, यानी L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2PR अपॉन, ये तो नेग्लेक्ट कर दिया, R स्क्वायर का स्क्वायर, R की पावर 4, ये R की पावर 4 हो गया, यहां से इसको एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो कितना बचेगा, क्यूब बचेगा। तो E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपॉन R क्यूब। ये आपका आ गया अच्छी स्थिति में।